नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को फुल कंटेंट मिलने वाला जीके जीएस का। टोटल 75 जीके जीएस करने वाले। इसमें आप लोग को बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि उससे कनेक्टेड होगा। तो कंटेंट के मामले में ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा, स्किप करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप लोग देख रहे हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से टाइम दे के दिखा कीजिए। अगर कोई चीज़ को आप लोग फुल टाइम नहीं देते हैं तो वो आप लोग को वो चीज़ अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप लोग कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं जिस टाइम, उस टाइम उसमें आप लोग अपना पूरा ध्यान दिया कीजिए और अच्छे तरीके से उसको सिखा कीजिए, तभी आप लोग कोई चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन देखना। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है। इनमें से कौन सी खाड़ी है जो कि भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन अपना है। एक है कच्छ की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी जो है इसको अब बोला जाता है खंभात की खाड़ी। तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना, कैम्बे की खाड़ी को ही बोला जाता है खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी एक ही है। पहले कैम्बे की खाड़ी पुराना नाम था, अब खंभात की खाड़ी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी और चौथा ऑप्शन अकाबा की खाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा खाड़ी है जो कि अपना भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो आप लोग को बता दूं, जो हमारा कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ खाड़ी आप लोगों को पता है गुजरात में। और ये गुजरात में, जैसे आप लोगों को पता है, ये गुजरात का मानचित्र जैसे कुछ है भारत में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र जो हमारा यहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग कच्छ का खाड़ी। और हमारा जो यहाँ पर इस प्रकार का बन जाता है महाराष्ट्र के पास, ये वाला क्षेत्र जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। और एक होता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो वो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में जो हम लोग का मन्नार की खाड़ी पूछा जाता है कि ये मन्नार की खाड़ी किसको किसको अलग करती है। तो आप लोग याद रखिए, मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत के जो तमिलनाडु क्षेत्र है वो उसको अलग करते हैं, किससे, श्रीलंका से अलग करती है। तो ये भी हमारा यहाँ पर हो गया। और हमारा यहाँ पर जिसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में ना स्थित होकर ये जो है ये लाल सागर के पास स्थित है। और आप लोगों को पता है लाल सागर जो है वो क्या करती है, लाल सागर जो हमारा अफ्रीका महादेश को अलग करती है, एशिया महादेश, वो हमारा जो है कहाँ पर है, ये भारत के बाहर है। मतलब क्या कहते हैं, ये बॉर्डर पे एशिया महादेश और क्या कहते हैं अफ्रीका महादेश के बीच में हमारा अकाबा की खाड़ी। तो ये हमारा अकाबा की खाड़ी जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी बात ये से भी आप लोग याद रख सकते हैं, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और खंभात की खाड़ी ये भारतीय क्षेत्र में। अकाबा की खाड़ी कहाँ है, तो लाल सागर के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश है। इनमें कौन सा यूरोपीय देश ये बताना है। तो चार ऑप्शन अपना यहाँ पर है, बुल्गारिया हो गया, सूडान हो गया, बेनिन हो गया और घाना हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो हमारा एक यूरोपीय देश है। बाकी बात हमारा सूडान, आकरा और बेनिन ये सभी अफ्रीकन देश, मतलब अफ्रीका महादेश में आने वाले ये सभी कंट्री है। अगर बात करें इसके राजधानी का, तो आप लोग याद रखिएगा, बुल्गारिया जो हमारा है, बुल्गारिया का राजधानी होता है सोफिया। बुल्गारिया का राजधानी सोफिया हो गया। सूडान की राजधानी जो होता है वो खार्तूम होता है। सूडान की राजधानी खार्तूम हो गया। अगर दक्षिण सूडान का पूछा जाएगा राजधानी, तब खार्तूम नहीं मारिएगा। दक्षिण सूडान का राजधानी जो होता है वो जुबा होता है। क्या होता है, जुबा। ये हो गया दक्षिण सूडान का राजधानी। और अगर डायरेक्ट सूडान का पूछा जाएगा या फिर उत्तरी सूडान का पूछा जाएगा, उसका राजधानी खार्तूम होता है। घाना का राजधानी होता है आकरा। घाना का राजधानी क्या होता है, आकरा होता है। अब हमारा एक छूट जाता है बेनिन। तो बेनिन का जो राजधानी होता है वो होता है पोर्टो नोवो। बेनिन का राजधानी क्या हो गया, पोर्टो नोवो। तो यहाँ पर आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगर बात करें यहाँ पर यूरोपीय देश का, तो यूरोपीय देश में आ गया हमारा कौन सा, बुल्गारिया। और इसका राजधानी हम लोग जस्ट पढ़ लिए कि बुल्गारिया का राजधानी हो गया सोफिया, सूडान की राजधानी खार्तूम हो गया, बेनिन का राजधानी पोर्टो नोवो और घाना की राजधानी आकरा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 में हम लोग पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3 में कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट SFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है 24.62% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें हम लोग बिहार की साक्षरता दर, तो वो 61.8%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बिहार का साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। अगर पूछा जाता है बिहार के पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो वो 71.2% हो जाता है। क्या 71.2% जो है वो किसका हो गया, बिहार में पुरुष की साक्षरता दर। तो ये हो गया मेल का साक्षरता दर 71.2%।
2%। अगर पूछा जाता है फीमेल का साक्षरता दर कितना है बिहार में, तो फीमेल का जो हो जाएगा वो आप लोग याद रखिएगा, फीमेल का है 51.5%। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, मेल का हो गया 71.2% और फीमेल का हो गया 51.5%। लेकिन अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो हो जाएगा 61.8%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है उस टाइम जो यहाँ पर चेन्नई जो हमारा यहाँ पर तमिलनाडु का क्षेत्र में, वहाँ पर वर्षा होता ही नहीं, बहुत कम वर्षा होता है, नहीं के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, मसानजोर जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 7, और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 7 में कि किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है वो होता है चुंबकीय भूमध्य पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय भूमध्य। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 8, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति नहीं थी। ये किसमें शक्ति नहीं थे बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करने का। तो आप लोग को पता है कि रीट जारी करने का शक्ति दो लोगों के पास है, एक तो हाई कोर्ट होता है और एक सुप्रीम कोर्ट का होता है। और इसमें आर्टिकल कौन से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय जो रीट जारी करता है, ये दोनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। और जो हमारा उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 226 के तहत अपना रीट जारी करता है। टोटल कितना रीट जारी करता है, 5 रीट जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा है, केवल 1 और 2 इसमें सही दिया गया था, बाकी बात जिला का न्यायालय में हो गया, लोक अदालत, इस सभी में रीट जारी करने का शक्ति नहीं है। बात यहाँ पर हमारा सही, इसका राइट आंसर जो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मतलब 1 और 2 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रीट जारी करता है, ना कि अदर कोर्ट जारी करता है। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। तो आप लोग को बताए थे हम कि जो हमारा अनुच्छेद 170 है, इसमें दिया गया है कि जो हमारा विधानसभा में अधिकतम सीट हो सकता है वो 500 होता है और न्यूनतम सीट जो है वो 60 होता है। इस मतलब इससे कम नहीं हो सकता और 500 सीट से अधिक नहीं हो सकता है। ये अनुच्छेद 170 में लिखित है। उसके बाद हम लोग बात करें कि कुछ राज्य में, आप लोगों को बताया था कुछ राज्य में 60 से कम भी है, वहाँ पर एरिया और जनसंख्या के हिसाब से भी कुछ में होता है कि वहाँ पर विधानसभा सीट कम हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो हमारा गोवा है, वहाँ पर जो विधानसभा सीट की संख्या है मात्र 40 है। और एक बताया था सिक्किम, तो सिक्किम जो है वहाँ पर विधानसभा सीट की संख्या मात्र कितना है, 32 है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 में अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो अस्तित्व में आया था वो 2004 ईस्वी में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2004 ईस्वी में। और आप लोग को पता है कि जो 89वां संविधान संशोधन 2013 में हुआ था, उसी के तहत जो हमारा जो अनुसूचित जाति है उसको 338 आर्टिकल में उसका स्थान है, किसका, अनुसूचित जाति का। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसका जो जिक्र है वो 338 का आर्टिकल ए में है। ठीक है, ये दोनों भी याद रखिए। वो 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में होता है उसी से संबंधित है। और ये 338 का आर्टिकल में किसका है, अनुसूचित जाति का है। और अनुसूचित जनजाति का बात करें तो वो आर्टिकल 338 का ए में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 नंबर है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार मिला। तो यह अधिकार मिला है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और ये कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिए 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। इस टाइम जो प्रधानमंत्री बन गए थे हमारा वो मोरारजी देसाई बन गए थे। तो इसी के समय में यह 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए जो हम वापस भेजने के लिए अधिकार मिल गया था। और 42वां संविधान संशोधन आप लोग को पता है कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1976 ईस्वी में। और 42वां संविधान का संशोधन से आप लोग को पता है कि जो हमारा संविधान में मौलिक कर्तव्य इसको जोड़ा गया। और ये किस समिति की सिफारिश पर, यह सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
और आप लोग को बता दूं कि जो हमारा यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा 44वां संविधान संशोधन के तहत ही जो हमारा संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर जो है वो अब बना दिया गया विधिक अधिकार। मतलब अब हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। और यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो इससे जो है दल बदल को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें कौन सा अनुसूची संबंधित है, तो अनुसूची 10 को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें दल बदल से संबंधित ये हमारा अनुसूची है, जो अनुसूची 10 है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा अर्थात क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो हमारा एक तमिल भाषा ही है जिसको कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग याद रखिए तमिल भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो 2004 ईस्वी में दिया गया है। और अभी जो बात करें हम लोग और भी शास्त्रीय भाषा, जैसे कि हमारा हो गया, इसको ट्रिक्स आप लोग याद रखिए कब किसको जो है क्या क्या मतलब शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया। एक ट्रिक यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक ट्रिक है हमारा मील से तेल कमाओ, मील से तेल कमाओ। इस ट्रिक में हमारा जो सभी शास्त्रीय भाषा आ जाता है। मील से सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा तमिल भाषा, इसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया 2004 में। उसके बाद स से याद रखिएगा संस्कृत भाषा, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2005 ईस्वी में। उसके बाद हमारा तेल से याद रखिएगा तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा का जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो दिया गया 2008 ईस्वी में। उसके बाद कन्नड़ भाषा जो हमारा है, कन्नड़ भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो भी 2008 में हो जाएगा। और हमारा मलयालम भाषा जो है, मलयालम भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो 2013 ईस्वी हो जाएगा। और ओडिसी भाषा जो हमारा नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, इसको जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो 2014 ईस्वी में दिया गया। इसको आप लोग सभी को याद रख सकते हैं 6 शास्त्रीय भाषा को। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 13, इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 13 में कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 129 में जो है इसका वर्णन किया गया है। जो हमारा संविधान है, संविधान के जो आर्टिकल 129 है उसमें कहा गया कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उसको अभिलेख न्यायालय के रूप में कहा गया है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो आप लोग को बता देता हूँ कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में जो हमारा जो संसद का लोकसभा और राज्यसभा होता है वो, और जो हमारा जो राज्य में जो हमारा होता है राज्य यूटी में वहाँ पर होता है एक विधानसभा होता है और एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद भाग नहीं लेता, सिर्फ विधान सभा भाग लेता है। और ये सभी का सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेता है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मतलब मनोनीत नहीं भाग लेता, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। किसके निर्वाचन में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन। और कहाँ कहाँ का, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का। तो यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पहला ऑप्शन है कि राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, ये सही है, ये भाग लेता है। लोकसभा का लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेता है और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेता है। लेकिन लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य यहाँ पर दिया गया तो ये भाग नहीं लेता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। और आप लोग को पूछा जाता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेता है। इसमें राज्य और यूटी से कोई सदस्य भाग नहीं लेता है, सिर्फ जो हमारा संसद का पोर्शन है लोकसभा और राज्यसभा, इसी से निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेता है। किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 15, इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 15 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंगराजन समिति से संबंधित है। तो रंगराजन समिति से संबंधित जो विकल्प है हमारा वो है भुगतान संतुलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो आप लोग याद रखिए प्रति व्यक्ति आय जो है हमारा, उसकी गणना के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय में अगर हम लोग हमारा जनसंख्या जो है देश का उससे भाग दे दें तो वो हमारा आ जाता है क्या, प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। इसलिए राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या जो होता है वो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 17 में कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सरकारी बैंक है, वो इसका कार्य नहीं है बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ये साख सृजन, ये जो आरबीआई का काम नहीं है बल्कि ये वाणिज्यिक बैंकों का काम है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बाकी बस साख नियंत्रण हो गया,
मौद्रिक नीति का निर्माण हो गया और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य, ये सभी आरबीआई का कार्य है। लेकिन साख रीजन भी आरबीआई का कार्य नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपने यहाँ प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो आप लोग यार एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 10⁻9 मीटर जो इसको बोलते हैं हम लोग नैनोमीटर, 10⁻9 मीटर रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। और हमारा यहाँ पर 10⁻12 मीटर ये होता है 1 पिकोमीटर के बराबर, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। और हमारा यहाँ पर है 10⁻15 मीटर ये होता है 1 फेम्टोमीटर के बराबर। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। हमारा जो 10⁻9 मीटर हो गया नैनोमीटर के बराबर, तो 1 नैनोमीटर के बराबर, और 1 माइक्रोन के बराबर होता है 10⁻6 मीटर, और 10⁻12 मीटर जो वो 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, और 10⁻15 मीटर जो है वो 1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा पूछा गया था माइक्रोन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻6 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। इसमें कौन सा ऐसा उर्वरक है जिसमें कि नाइट्रोजन नहीं रहता है। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन हमारा रहता है, कैल्शियम सेनामाइड में भी नाइट्रोजन, यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है। लेकिन बात करें हम लोग सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये जो है नाइट्रोजन उर्वरक नहीं, अर्थात इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 20, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को प्रश्न संख्या 20 में कि अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान जो है वो हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 21 में कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है वो अभिविन्यास से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अभिविन्यास। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो पाइरुवेट का विघटन जो तो किस में होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि पेडोलॉजी जो निम्न से किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी जो हम लोग कहते हैं वो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, मिट्टी का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 24 में कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है। तो वास्तविक मीन जो है हमारा एक काइटफिश है, काइटफिश हमारा एक वास्तविक मीन है। बाकी बात ये सभी हमारा मछली का रूप नहीं है, सिर्फ मीन लगा हुआ है, फिश लगा हुआ है, लेकिन ये सभी मछली नहीं है, लेकिन हमारा काइटफिश जो है एक मछली है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि पादप कली है। तो पादप कली क्या है, तो आप लोग याद रखिए पादप कली जो एक भ्रूणीय टहनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी है पादप कली। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वह किस विधि से होता है या किस में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो भोजन रिक्तिका में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा भोजन रिक्तिका। तो भोजन रिक्तिका में ही क्या होता है, अमीबा में जो भोजन पाचन होता है वो भोजन रिक्तिका में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है आप लोगों की यहाँ पर सही कथन चुनना है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर ये, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, ये सरासर गलत दिया गया है। जो हमारा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बाद ये दोनों और भी गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 28 में कि निम्न में से कौन विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है, तो 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल होता है, ये विकल्प सही है हमारा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻19 जूल होता है, ये भी सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, ये भी यहाँ पर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 और इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 29 में कि ट्रांसफार्मर जब वो प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर जो हमारा क्या चीज़ में प्रयुक्त होता है आप लोग याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है एसी वोल्टेज का उपचयन तथा अपचयन करने में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हमारे एसी का वोल्टेज उसको कम या ज़्यादा करने में जो प्रयोग करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का। अगर बात करें एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एसी को डीसी में बदलने के हम लोग रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। अगर बात करें यहाँ पर डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं आप लोग याद रखिएगा, इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग इन्वर्टर का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इन्वर्टर जो हमारा है इन्वर्टर, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं क्या डीसी को एसी में बदलने के लिए, और जो हमारा एसी को डीसी में बदलने के प्रयोग करते हैं वो दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं।
डिस्टकारी की मदद से हम लोग एसी को डीसी में बदल सकते हैं और इन्वर्टर की मदद से डीसी को एसी में बदल सकते हैं। और हमारा ट्रांसफार्मर तो आप लोग बता दें कि जो एसी वोल्टेज उसका उपचयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न का 30 पूछा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों को उदाहरण है, इनमें से कौन सा तरंग दैर्ध्य है जो कि अनुदैर्ध्य है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो हमारा एक अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का 31 पूछा जा रहा है आप लोग यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो मान होता है वो क्या होता है। तो आप लोग बता दूं कि जो हमारा कैपिटल जी है जिसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान होता है 6.67 गुना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कभी कदार गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको हम लोग कैपिटल जी बोलते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा ही मात्रक आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है और इसका वैल्यू 6.67 गुना 10⁻⁻11 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न का 32 पूछा जा रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उगने वाली लहरें होती। तो आप लोग को पता है कि जब हम लोग कोई प्रकार जो पत्थर है या फिर कोई भी चीज़ जो भारी वस्तु उसका पानी में हम लोग फेंकते हैं तो वो क्या होता है, इस प्रकार का कुछ गोल बनते हुए बाहर भागता जाता है इस प्रकार का। तो वो जो है वो अनुप्रस्थ जो हमारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 33 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ध्वनि की जो चाल न्यूनतम होती है वो होती है किसमें। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो अल्कोहल में जो हमारा ध्वनि की चाल होता है वो लगभग 1207 मीटर पर सेकेंड होता है। पारा की बात करें तो पारा में जो हमारा ध्वनि की चाल होता है वो लगभग 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में जो हमारा प्रकाश की चाल होती है, सॉरी प्रकाश की नहीं ध्वनि की चाल होती है कांच में, वो होता है लगभग आप लोग याद रखिएगा 4000 के आसपास रहता है इसमें, कांच में 4000 मीटर पर सेकेंड। और हाइड्रोजन की बात करें इसमें जो होता है ध्वनि की चाल वो 1284 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो हमारा अल्कोहल में जो है ध्वनि की चाल वो न्यूनतम हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 34 प्रश्न का 34 में पूछा जा रहा है आप लोगों की निम्न में से विषम को पहचानना है। तो लाल, हरा, पीला और भूरा हमारा रंग है, इसमें से विषम कौन सा था। आप लोगों को पता है कि भूरा रंग का जिक्र जो है हमारा कहीं भी नहीं है, ना ही प्राथमिक वर्ण में ना ही द्वितीयक वर्ण में है। और जो हमारा यहाँ पर जो हमारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसमें 7 रंग होता है, उनमें भूरा रंग का जिक्र ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूरा रंग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर हम लोग किसको बोलते हैं, इससे एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। इंसुलेटर से हमारा हो जाता है कुचालक, मतलब इससे जो विद्युत का क्या होता है कि मतलब वहन हो ही नहीं सकता है विद्युत का कुचालक से। जैसे कि हमारा लकड़ी हो गया या फिर कोई सकता है प्लास्टिक हो गया, इस सब से विद्युत का जो हमारा है वो वहन नहीं होता। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि असीम रूप से ऊपर। इसका मतलब प्रतिरोध जो इसका होगा इंसुलेटर का वो असीम रूप से उच्च होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इसका प्रतिरोध होगा, अर्थात इसमें क्या होगा कि जो हमारा धारा है वो प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न का 36 पूछा जा रहा है प्रश्न का 36 में कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह सिर्फ गैस एवं द्रव में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस एवं द्रव में जब वो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और इसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। तो आप लोग बता दूं कि जो हमारा जल है, जल को अगर हम लोग जमाते हैं तो ये बर्फ़ बन जाता है, और जब बर्फ़ बनाते हैं तो इसका क्या होता है कि आयतन क्या होता है आयतन, तो वो आयतन बढ़ जाता है। आयतन अगर बात करें हम लोग जल से बर्फ़ बनाने में, तो यहाँ पर आप लोग 2 प्रकार का प्रश्न सीखना चाहिए कि जब हम लोग जल को बर्फ़ बनाते हैं इसका आयतन तो बढ़ जाता है और घनत्व क्या होता है, घनत्व घट जाता है। तो घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो हमारा जो बोतल वो टूट क्यों जाता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो हमारा पानी लिमिटेड उसमें, और वो जब उसमें हम लोग कोई बोतल हमारा उसमें अगर फुल पानी हम लोग भर देते हैं और उसको पैक करके रख देते हैं, ठीक है, अगर उसमें अगर हम लोग उसको जमा देते हैं पानी को, तो वो पानी का जो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। बर्फ़ बनने के बाद बढ़ेगा तो वो अपना जगह खोजेगा, तो इसलिए क्या होता है कि बोतल जो है वो फट जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो हमारा जो है पानी जमने पर फैलता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी जब जमेगा तो क्या होगा, फैलेगा, अर्थात हमारा जो आयतन होगा वो बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा, बोतल फट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में हमारा यहाँ पर है कि
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं, इनमें से कौन सा जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती, यही हमारा गुण नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है ये व्यतिकरण और विवर्तन दिखाती है, लेकिन यहाँ पर दिया गया नहीं दिखाती, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। बाकी बाद ये से भी हमारा जो यहाँ पर हो गया विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये सही बात है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये भी सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ प्रश्न संख्या 39 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग जिस पदार्थ का, वो है पारद वाष्प तथा आर्गन। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारद वाष्प तथा आर्गन जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 40 आ जाता है। इसमें पूछा जाता है कि प्रति अम्ल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंटासिड, इसके रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा होता है। आप लोग याद रखिएगा, एंटासिड के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 41 पूछा जा रहा है कि सोमालिया की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग याद रखिए, सोमालिया की जो राजधानी है वो मोगाडिशु है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मोगाडिशु। मोगाडिशु किसका राजधानी है? तो सोमालिया का राजधानी है। पूछा जाए बुखारेस्ट जो है वो किसकी राजधानी है। तो आप लोग याद रखिए, बुखारेस्ट जो राजधानी है वो रोमानिया की राजधानी है। आप लोग को पता है कि जब बुखार होता है क्या होता है? रोने लगते हैं। तो रोमानिया हमारा किसका राजधानी हो गया? बुखारेस्ट का राजधानी हो गया। यहाँ पर बुडापेस्ट देखना आप लोग, बुडापेस्ट किसकी राजधानी? तो आप लोग याद रखिए, हंगरी की राजधानी जो वो बुडापेस्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, मोगाडिशु जो वो सोमालिया की राजधानी है। और यहाँ पर किनशासा की बात करें तो किनशासा किसकी राजधानी है? तो आप लोग याद रखिए, कांगो की राजधानी जो है वो क्या है? किनशासा है। कांगो की राजधानी किनशासा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, रोमानिया जो हमारा है वो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट हो गया और सोमालिया की राजधानी मोगाडिशु हो गया। तो ये प्रश्न आप लोगों को बता दूं कि जो आजकल के क्वेश्चन में ये कम से कम 2 सवाल जो है देश के राजधानी से भी पूछा जाता है। जैसे भी आप लोग याद रखिए, विश्व को जब विभिन्न देश जो इंपॉर्टेंट सब देश है, खास करके करेंट में जो जिस देश का अगर जिक्र हुआ है, किसी देश पर अगर कोई करेंट क्वेश्चन बना है तो उससे खास करके वो जो राजधानी पूछ लेता है। तो आप लोग देखिए, करेंट अगर पढ़ते हैं तो करेंट में आप लोग किसी देश का जिक्र हो, इसका राजधानी जरूर पढ़ा कीजिए, राजधानी के सभी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 42 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो गैर परंपरागत स्रोत वो होता है जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा गैर परंपरागत स्रोत नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला। तो कोयला जो हम इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सौर ऊर्जा की बात करें इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बायोगैस का और समुद्री ऊर्जा ये सभी पुनः प्राप्त करने योग्य है। लेकिन हमारा कोयला जो है वो लिमिट सोर्स है कोयला का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 43 पूछा रहेगा मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इसको जो जारी किया जाता है वो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि HDI की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था। इसका जो प्रतिपादन किया गया वो 1990 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1990 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप लोग याद रखिए, NCC का जो स्थापना हुआ है वो 1948 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 45 पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की जो पहली महिला थी वो कल्पना चावला थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पना चावला। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 47 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो भारत में जो नीली क्रांति से संबंधित है वो हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो हमारा वो नीली क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था। तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वो सितंबर 2014 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सितंबर 2014 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 49 की
जो हमारा प्रश्न 49 के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो किया गया वो 1986 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा 1986 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 50 के विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ स्थित है, तो जो पलावी राष्ट्रीय पार्क जो हम लोग बोलते हैं एकमात्र तैरता हुआ पार्क, वो पार्क जो हमारा केवुल लमजाओ पार्क है। केवुल लमजाओ जो हमारा पार्क है वो एकमात्र भारत में जो है वो तैरता हुआ पार्क है, और ये विश्व में एकमात्र है, भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में एकमात्र पार्क है जो हमारा यहाँ पर केवुल लमजाओ है। और ये कहाँ स्थित है, आप लोग याद रखिए, ये मणिपुर राज्य में स्थित। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न का 51 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश का शिवपुरी नेशनल पार्क है वहाँ पर तेंदुआ और चीतल काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए तेंदुआ और चीतल के वो प्रसिद्ध है हमारा शिवपुरी नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है शिवपुरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न क्या 52 के भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारतीय मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता है भारतीय मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है वो क्या है, तो कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी को हम लोग बोलते हैं केप कोमोरिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा केप कोमोरिन। अगर पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट, यहाँ पर मुख्य भूमि नहीं दिया रहा था, तब हो जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो हमारा भारत का दक्षिणतम पॉइंट है जो कि कहाँ स्थित है, वो जो हमारा वहाँ पर अंडमान निकोबार है वहाँ पर स्थित है हमारा इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल जो हमारा वो उत्तर पॉइंट है, सबसे उत्तर पॉइंट जो हमारा भारत का है वो इंदिरा कॉल हो जाएगा, और सबसे दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और पूछा जाए सबसे पश्चिम पॉइंट, जो सबसे पश्चिम पॉइंट जो हमारा गुहार मोती और ये गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी पॉइंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा किबिथु, और किबिथु कहाँ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न का 53 में पूछा जा रहा है आप लोग कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया था। आप लोग याद रखिए जो हमारा भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किया गया था वो वित्त मंत्री बीपी सिंह के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर में ये हो जाएगा बीपी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न का 54 पूछा जा रहा है। प्रश्न का 54 की विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना की थी, तो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के द्वारा ही विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक साइड में हमारा जो हड़प्पा स्थल वो, दूसरे साइड में आधुनिक नाम उसका या फिर जो हमारा कहाँ पाया जाता है उससे संबंधित है, वो मिलान करना है। तो आप लोग याद रखिए धौलावीरा जो ये पाया जाता है वो कच्छ गुजरात में पाया जाता है। तो ये मिलान हो जाएगा धौलावीरा हमारा कच्छ गुजरात में हो गया, कच्छ जिला में। और बनवावली, आप लोग याद रखिए बनावली जब हरियाणा में पाया जाता है, हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला में बनावली पाया जाता है। और लोथल की बात करें तो लोथल जो हमारा है ये पाया जाता है अहमदाबाद गुजरात में लोथल हो गया। और कालीबंगा जो हमारा ये हमारा कहाँ है, कालीबंगा, तो आप लोग याद रखिए कालीबंगा जो हमारा राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ है, तो हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इस प्रकार मिलान का आप लोग देखिएगा तो मिलान करने के बाद हमारा इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर है जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। धौलावीरा हमारा जो कच्छ जिला गुजरात में है, और हमारा यहाँ पर बनावली हो गया हिसार हरियाणा में, लोथल हो गया अहमदाबाद गुजरात, और यहाँ पर जो हमारा अहमदाबाद गुजरात हो गया, और कालीबंगा हो गया हमारा राजस्थान हनुमानगढ़ जिला। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न का 56 पूछा जा रहा है। प्रश्न का 56 में कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कोरोमंडल तट आप लोगों को पता है कि तमिलनाडु के पास अवस्थित है, और यहाँ पर जो हमारा प्राचीन बंदरगाह था वो अरिकमेडु था। अरिकमेडु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 जो हमारा यहाँ पर है वो है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा यहाँ पर कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो हमारा यहाँ पर पहला कथन है कि लोधी वंश के शासक अफगानी थे, ये कथन हमारा सही है। फिर दूसरा कथन है कि लोधी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया, ये भी सही है। लोधियों ने जौनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा, तो लोधियों का जौनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा, ये भी सही है। लोधी शासकों ने कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया था, ये गलत है। लोधी शासकों ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1, 2, 3 इसमें कथन सत्य है, लेकिन हमारा चौथा कथन वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न का 58 पूछा जा रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिमी घाट में हुआ था। इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा पश्चिमी घाट, यहीं पर जो रामोसी विद्रोह हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 59 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 59 में कि नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये 1926 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1926 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 60 पूछा जा रहा है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो आप लोग याद रखिए, जो हमारा साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 ईस्वी में, इसका मकसद था, वो क्या मकसद था? तो आप लोग बता दूं, इसका मकसद था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए ही साइमन कमीशन आया था 1928 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 61 में कि शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा क्षेत्र जो वो शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर क्षेत्र। तो कश्मीर क्षेत्र जो है वो शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य में शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 62 प्रश्न संख्या 62 में पूछा जा रहा है आप लोगों की, किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का एक शाखा पटना में स्थापित किया था? तो ये किया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा जो अनुशीलन समिति का एक शाखा वो पटना में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 63 पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 1889 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1889 ईस्वी में। और आप लोग को बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जब वो हुआ था वो ए ओ ह्यूम के द्वारा 1850 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा 1850 ईस्वी में किया गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्रिटिश समिति का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 64 पूछा रहा है कि सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है? तो दीवान ए कोही, कोही से आप लोग याद रखिए कृषि, तो दीवान ए कोही का संबंध कृषि विभाग से है। और अगर आप लोग को पूछा जाए कि कोही का जो दीवान ए कोही विभाग वो किसके द्वारा जो स्थापना किया गया था, इसका जो स्थापित किया गया था दीवान ए कोही जो कृषि विभाग इसका स्थापित किया गया था MBT के द्वारा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो MBT हो गया इसके, जिसके द्वारा कृषि विभाग जो दीवान ए कोही इसका स्थापना किया। उसके बाद पेंशन विभाग की बात करें तो पेंशन विभाग जो है ये स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा, पेंशन विभाग जो हमारा वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये इसको नाम जो दिया गया था पेंशन विभाग को वो दिया गया दीवान ये इम्तिहान। दीवान ये इम्तिहान जो हमारा वो पेंशन विभाग था। और दास विभाग की बात करें, दास विभाग था हमारा दीवान ये बंदगान। इसे याद रखें आप लोग, दीवान ये बंदगान। दीवान ये बंदगान जो हमारा था वो दास विभाग से संबंधित था। और पेंशन विभाग आप लोग जस्ट बताया हूँ कि पेंशन विभाग जो वो दीवान ये इम्तिहान था। और सैन्य विभाग जो हमारा है ये दीवान ये अर्ज था। दीवान ये अर्ज सैन्य विभाग था और इसमें इसका जो स्थापना किया गया था वो बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 65 प्रश्न संख्या 65 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो संगीत और नृत्य पर जो प्रतिबंध लगाया था वो शासक औरंगजेब के द्वारा लगाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 मई को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 मई। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है आप लोगों की, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो वो बनी है रैयान बर्नाबी। तो रैयान बर्नाबी एक अरब महिला अंतरिक्ष यात्री है जो कि पहली बार गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 68 में कि नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 जो दिया गया वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, वो किस देश से संबंधित? आप लोग याद रखिए, ये जो संबंधित है वो ईरान देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी जो वो ईरान की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 69 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 69 में कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किसके विजन को आकार करने के लिए अलग संहिता जो हमारा सहकारिता मंत्रालय वो बना गया था? केंद्र सरकार ने निम्न से किसके विजन को आकार करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है? तो ये बनाया गया है सहकार से समृद्धि को आकार देने के लिए। इसका राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा सहकार से संबंधी जो हमारा सहकार से समृद्धि है इसको आकार करने के लिए ही अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 70 पूछा जा रहा है आप लोग को यहाँ पर कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कोनिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली भारतीय कौन बन गई? तो वो बन गई प्राची यादव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा प्राची यादव। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 71 पूछा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान मिला है? तो ये मिला है उत्तर कोरिया को। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा उत्तर कोरिया को जो है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में अंतिम स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 72 इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 73 पूछा जा रहा है कि प्रश्न 73 में कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल जिसको बोलते हैं शॉर्ट में अग्नि की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 74 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 74 में कि महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा, फुटबॉल खेल से। जो हमारा इसका जस्ट अभी तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है, ये जो है फुटबॉल खेल खेलते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा 74 क्वेश्चन हो गया है और जो ये हमारा 75 नंबर क्वेश्चन ये आप सबके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। इसका जवाब आप लोग को कमेंट में दीजिएगा अगर ये जानते हैं तो, अदरवाइज आप लोग को कमेंट में बताकर पिन कर दूंगा इसका राइट आंसर। और जानते हैं तो इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। जो हमारा प्रश्न यहाँ पर 75 में प्रश्न है कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, ये पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप लोग का होमवर्क है। इसका राइट आंसर जो भी होगा वो कमेंट में बताइएगा। तो आशा करते हैं 75 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा और ये क्वेश्चन जहाँ पर पता है वो सभी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए एग्जाम में, तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है इसका PDF भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को पर डे जो हमारा PDF है वीडियो का वो चला जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी बाद अब यहाँ पर हमारा टोटल जो प्लेलिस्ट बन गया और टोटल लगभग 51-52 जो वीडियो है वो बन गया है इस सेट सॉल्यूशन का। और आप लोग चाहते हैं कि और भी सेट देखें तो वो पीछे का सेट आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।